नमस्कार साथियों, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल नो ईयर इकॉनमी में। आज की वीडियो क्लास 11th इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 या यूनिट 1 इंट्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीपीसी और पीपीएफ। उसमें इस यूनिट से मैं ऑलरेडी आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पीपीसी और पीपीएफ के बारे में। ये दोनों अलग अलग टॉपिक नहीं है, दोनों सेम ही हैं, बस दोनों के नाम थोड़े इस जैसे कि पीपीसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं एंड पीपीएफ को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं या बाउंड्री कह सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम में अगर आपसे दोनों में से किसी भी एक के बारे में पूछा जाता है तो दोनों के लिए आप वही आंसर दोगे जो भी आपको पीपीसी के लिए पता है वही पीपीएफ में लिखना है, जो पीपीएफ के लिए पता है वही पीपीसी में लिखना है। ये डिपेंड करता है कि आपने इसको किस नाम से पढ़ा है। ठीक है, मतलब भी देख लेते हैं दोनों का। पीपीसी जो है एक ऐसा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, यानी कि एक ऐसा कर्व है जिसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एक डाटा को, जिस डाटा के अंदर हम ये मान लेते हैं कि एक इकॉनमी जो है, कोई भी XYZ इकॉनमी, उस XYZ इकॉनमी के अंदर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है A और B। ठीक है, ये A और B चीज़ का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और इन A और B के प्रोडक्शन के लिए जो इकॉनमी में अवेलेबल रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, वो फिक्स है और उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है दोनों यूनिट का, वो इन अलग अलग कॉम्बिनेशन में, जैसे कि इसको हम कॉम्बिनेशन A बोल देते हैं, इसको कॉम्बिनेशन B, इसको कॉम्बिनेशन C, इसको D और इसको E। तो यहाँ पे मैंने 5 कॉम्बिनेशन बना लिया और ये पांचों कॉम्बिनेशन दिखाते हैं कि एक कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है कि अगर A गुड्स के 100 मान लीजिए 1000 या करोड़ यूनिट्स जो भी हैं, जिस भी यूनिट्स में आप इसको लेना चाहते हैं, उतना बनाते हैं तो B का आप बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें आपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए। वहीं पे आपने B का प्रोडक्शन B कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप 90 A का प्रोडक्शन कर पाएंगे और B के लिए आप 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसी तरीके से जब और बढ़ाएंगे तो ये कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये इकॉनमी पे डिपेंड करता है कि वो किस कॉम्बिनेशन को चूज़ करती है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो है क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो ये मैंने नंबर्स में आपको शो किया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसा एजम्पशंस के बेसिस पे जो कि बताता है कि इकॉनमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी का 100% यूज़ करके और उन टेक्नोलॉजी को, जो गिवन टेक्नोलॉजी है उस टाइम की, उसको यूज़ करके एक इकॉनमी अगर सिर्फ दो चीज़ों का प्रोडक्शन करती है A और B का, तो मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकती है। तो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो बनता है, यानी जो कर्व बनता है, उस कर्व को हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, जब इसी डाटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो एक कर्व बनेगा जिसको हम पीपीसी कर्व बोल देते हैं, पीपीसी बोल देते हैं। वहीं पे पीपीएफ भी वही चीज़ है क्योंकि ये दिखाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखिए, जो एक हमारा कर्व बना, वो कर्व इस तरह का होता है जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पे दिखा दिया, ये मान लीजिए गुड्स A है, ये गुड्स B है और A और गुड्स B गुड्स के ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यहाँ नहीं, यहाँ दिखा देते हैं A, B, C, D और ये E, मान लीजिए F B, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए। अब आप कौन से कॉम्बिनेशन पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, यानी इस कॉम्बिनेशन पे। B कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आप इतने सारे टैंक्स प्रोडक्शन करेंगे और इतने वीट प्रोडक्शन करेंगे। D कॉम्बिनेशन चूज़ करता हूँ तो इसका मतलब है आप इतना टैंक का प्रोडक्शन यानी A गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे और इतना यहाँ D तक, इतना आप वीट का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। तो इसी कॉम्बिनेशन में जो ये आउटर लाइन बन रही है, ये वाली जो ये हमने यहाँ पे इन कॉम्बिनेशंस को जोड़कर बनाई है, तो ये जो लाइन है वो ये मैक्सिमम एक बाउंड्री दिखा रहा है, एक इकॉनमी की कैपेसिटी दिखा रहा है, उसकी पोटेंशियल प्रोडक्शन की जो पोटेंशियल है क्या कितनी है उसकी, वो दिखा रहा है कि वो जब अपने सारे इकॉनमी के जितने भी रिसोर्सेज है उसको 100% यूज़ कर रहा है तो वो इतना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, अगर वो इस तक कर रहा है तो इसका मतलब वो अच्छे से यूज़ कर रहा है उसने अपने रिसोर्सेज को। इससे नीचे भी जा सकते हैं, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो होता है वो एक तरह का बाउंड्री है, जो कि फ्रंटियर मतलब बाउंड्री होता है, जो कि ये शो करता है कि एक इकॉनमी इस लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती, ये उसकी बाउंड्री है। तो चाहे मैं उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जानूं, चाहे उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से जानूं, दोनों का पर्पस सेम ही है, दोनों एक ही चीज़ बताना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये है आपका पीपीसी या पीपीएफ। ठीक है, अब हमने अभी इसकी मीनिंग की बात करी, मीनिंग आपको जहाँ तक है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको भाई वही टिपिकल लैंग्वेज में जैसे कि डेफिनेशन लिखी रहती है वो समझना है तो आप बुक पढ़ो। ये वीडियो देखने के बाद बुक पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन तो सिंपली ये बन सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, या पीपीएफ क्या होता है, फ्रंटियर क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द पीपीएफ या पीपीसी। ठीक है, और इसका एक कर्व की हेल्प से विद एन एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल लेके, इमेजिनरी एग्जाम्पल लेकर उसको आप कर्व की हेल्प से, यानी आप टेबल बना के, कर्व बना के समझाइए। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऐसे आएगा तो वेल एंड गुड, मतलब इसमें आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे मैंने किया। दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर होता है उसकी अजम्पशंस होती है कुछ। ठीक है, जिन अजम्पशंस को फुलफिल करने के बाद ही ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या जो फ्रंटियर है ये 100% ट्रू होता है, यानी कि ये एक वैलिड बनता है उस टाइम। अगर ये अजम्पशंस नहीं होगी, अब अजम्पशंस क्या है पहले उसको समझ लेते हैं हम, अजम्पशंस क्या होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अजम्पशंस क्या है वो एक्सप्लेन करो। तो ये 3 मार्क्स में आ सकता है या 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो 3 मार्क्स में आएगा तो आप 3 एजम्पशंस बता देना, नहीं तो छोटा छोटा लिख के बताओ कि ज़्यादा डिटेल में नहीं बताओगे तो 4-5 बता देना। क्लियर है ये पॉइंट? तो हम अजम्पशंस की बात कर लेते हैं अब कि जो पीपीसी कर्व या पीपीएफ होता है उसकी अजम्पशंस क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं 100% यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। एक तो ये होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो इकोनॉमी के रिसोर्सेज है, गिवन रिसोर्सेज है, उसका ऑप्टिमम यूज़ हो रहा है, यानी कि उसका हम जो यूज़ कर रहे हैं ना उसको 100% एम्प्लॉयड है। ऐसा ना हो कि कोई अनयूज़ रह गया है। अगर अनयूज़ रह गया है, एम्प्लॉयड नहीं है, तो इसका मतलब आप वो मैक्सिमम पोटेंशियल तक आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, उसका यूज़ करोगे तभी तो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा ना। तो फिर ये जो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो एक पर्पस होता है कि वो ये दिखाता है इस इकॉनमी की इतनी पोटेंशियल है, तो फिर वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, वो कर्व की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये कर्व तभी बनता है जब वो ये शो करता है कि 100% यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें रिसोर्सेज जो है, जो कि इकॉनमी के रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। यानी कि हम जब ये मान के चलते हैं कि इकॉनमी इतना प्रोडक्शन कर सकती है, ये इसकी लिमिट है भाई, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती, और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज हम ये मान के चल रहे हैं कि फ़िक्स रहेंगे कुछ आने वाले टाइम तक, जबकि हम बात कर रहे हैं अगर रिसोर्सेज जो है और जो भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज होते हैं अगर ये चेंज होएंगे तो इसके हिसाब से फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो इकॉनमी की पोटेंशियल जो है प्रोडक्शन की वो भी इंक्रीज़ होएगी। अगर रिसोर्सेज कम होते हैं तो कैपेसिटी फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि पीपीसी कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा या फिर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पीपीसी कर्व नहीं रहेगा। इसी प्रकार से एक होता है टेक्नोलॉजी, जो गिवन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर रहे हैं और वो फिक्स्ड है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर उसमें चेंज आएगा तो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो चेंज हो जाएगा, और मतलब फिर उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। जो हमने एक थ्योरी दी कि हमने कहा कि भाई ये जो रिसोर्सेज है इनका यूज़ करके इकॉनमी इस लिमिट से बाहर प्रोडक्शन नहीं कर सकती, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई और रिसोर्सेज उतने ही हैं, यानी कि रिसोर्सेज पहले जितने थे सेम उतने ही हैं, उसमें कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रहा, लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ चेंज होगी, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने मात्र से, यानी अगर पॉजिटिव चेंज होता है, यानी कि अच्छी टेक्नोलॉजी की तरफ जाती है इकॉनमी, तो उतने ही लिमिटेड रिसोर्सेज से वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी। ठीक है, जैसे कि पहले हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की जो प्रेसिंग की जाती थी, तो बुलक यूज़ किए जाते थे, है ना, कुछ
मतलब मैनुअली प्रोडक्शन किया जाता था, मैनुअली जो न्यूज़पेपर बनते थे, तो उसमें मैन पावर का हमें लिमिटेशन था, मैन पावर यूज़ किया जाता था। अब एक मैन पावर मान लीजिए हम 12 घंटे यूज़ करते हैं, मैन पावर 12 घंटे लगा हुआ है, तो भी वो दिन के मान लो 1000 न्यूज़पेपर निकाल पाता था। लेकिन अब एक मैन पावर चाहिए और उनके साथ एक टेक्नोलॉजी लगा दी, यानी कि मशीनरी लगा दी, और वो ऐसी मशीनरी है, ऑटोमेटिक मशीनरी, बस उसमें पेपर डालना है, सब कुछ प्रिंट होके, सब कुछ प्रेसिंग वगैरह सब कुछ होकर वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। वो दिन के जो है अकेला 10,000 बना सकता है या 1 लाख बना सकता है। तो लिमिटेड रिसोर्स, यानी यहाँ पे मैन पावर लिमिटेड था और रिसोर्सेज प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगी तो फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो भी वैल्यू एबल नहीं रह जाएगा जैसी उसकी वैल्यू थी, है ना। तो यहाँ पे अजम्पशन ये है कि भाई ये जो हम थ्योरी दे रहे हैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, वो ये कहती है कि अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा, रिसोर्सेज पूरे यूज़ हो रहे हैं और रिसोर्सेज जो है फिक्स है, तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो कह रहा है वो सच कह रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं लास्ट इसके अजम्पशन के बारे में, जो कि है रिसोर्सेज जो होते हैं, यानी कि अभी देखिए हमने बात करी, एक तो इफ़िशिएंटली यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का, दूसरा रिसोर्सेज फिक्स है, तीसरा टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आ रहा है, फोर्थ वन जो है वो ये कहता है कि रिसोर्सेज जो हैं, जितने भी हमारे पास गिवन रिसोर्सेज है वो इक्वली इफ़िशिएंट नहीं होते किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करने में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो मैन पावर है, मैं बाकी रिसोर्सेज की नहीं बात कर रहा, सिर्फ मैन पावर की बात कर रहा हूँ। ये जो मैन पावर है, ये इसमें से जो 10% लोग हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो प्रोडक्शन किया जाता है, यानी उस इंडस्ट्री के लिए बहुत बेस्ट है, उनके पास क्वालिफ़िकेशन स्किल्स सब इस तरह का है कि वो उस चीज़ में प्रोडक्शन करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन नतीजे लाएंगे। ठीक है, वहीं पे 20% ऐसे लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत बेहतरीन है, मतलब उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, स्किल है, वो एजुकेशन उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए मतलब ठीक रहेगी। अगर वो एग्रीकल्चर में जाते हैं तो उधर वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी। तो ये होता है कि रिसोर्सेज जो है इक्वली इफ़िशिएंट नहीं होती, कोई किसी चीज़ के लिए बेस्ट है तो कोई किसी चीज़ के लिए बेस्ट है। और मान लीजिए हम यही कह देते हैं कि दोनों एक ही जैसे इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है, पर वो दोनों इंडिविजुअल भी तो अलग अलग है ना। हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन करने का तरीका कम टाइम में ज़्यादा कर सकता है प्रोडक्शन, और दूसरे वाला भी सिर्फ वही प्रोडक्शन कर सकता है, ऑटोमोबाइल में अच्छा काम कर सकता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना पहले वाला कर रहा था। तो यहाँ पे जब इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाते हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से जब आप रिसोर्सेज के अलग अलग कॉम्बिनेशन में जाते हैं, ए से बी में जाते हैं, बी से सी में जाते हैं, सी से डी में जाते हैं, डी से ई में जाते हैं, तो यहाँ पे ये बताता है कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इसलिए अगर आप दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो आपको यहाँ से कुछ लोग सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे इधर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब आप उन लोगों को यहाँ से सेक्रीफाइस करेंगे जो कि इन सब तरह की चीज़ों का प्रोडक्शन करने में मतलब यहाँ बी चीज़ का प्रोडक्शन करने में माहिर है ना। एक ही जगह बी चीज़ का अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और बी के बाद फिर और आपको 10 प्रोडक्शन करना है, तो फिर आप ऐसे लोगों को चुनेंगे जो कि उससे कम मतलब स्किल्ड थे, उससे कम एक्सपीरियंस थे। सबसे पहले तो आप बी के लिए उनको चुनेंगे ना जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपने उनको यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद आपने फिर उनको चुना जो कि उससे कम एक्सपीरियंस थे, फिर उसके बाद उनसे कम एक्सपीरियंस, फिर लास्ट में आप ये कहते हो नहीं भाई हमारी इकॉनमी तो हमें सब कुछ ये बी टाइप का प्रोडक्शन करना है, हमें ए चीज़ का प्रोडक्शन करना ही नहीं है। तो आपको फिर उन लोगों को भी यहाँ से निकालना पड़ेगा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो बेस्ट थे, क्योंकि आपको प्रोडक्शन ही नहीं करवाना तो फिर उनको क्या लगाना, फिर वो भी यहाँ से लास्ट में निकाले जाएंगे। ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट क्या आता है पीपीसी पे या प्रोडक्शन पे या प्रोडक्शन कैपेसिटी पे, वो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। बस आपको एजम्पशंस देखनी है, तो एजम्पशंस ये 4 चीज़ें आप ये मान के चलेंगे कि यहाँ की जो रिसोर्सेज है वो इक्वली इफ़िशिएंट नहीं होते हैं। ठीक है, और ये मानना भी नहीं है, ये एक्चुअली में फैक्ट ही होता है। ठीक है, दूसरा टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है,
और रिसोर्सेज जो है फिक्स्ड है, उनमें क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका हम 100% इफ़िशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 4 अजम्पशंस हो गई। क्लियर है? अब हमने 2 चीज़ों की बात कर ली। एक हमने बात कर ली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या जो फ्रंटियर है उसका मीनिंग क्या होता है, एंड दूसरा इनकी अजम्पशंस क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है जो पीपीसी कर्व है उसकी प्रॉपर्टीज़। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन अलग से सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, कौन कौन सी है, और कई बार क्वेश्चन में दे ही देते हैं कि अब इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किए, मतलब जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसके नाम से आएगा और उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो हम चलिए समझ लेते हैं दोनों ही प्रॉपर्टी के बारे में। इसकी 2 ही खास प्रॉपर्टीज़ है जिसकी बात हमने एनसीईआरटी में देखी है। एनसीईआरटी में भी इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। तो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। आप एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा और उससे कम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, पीपीसी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पीपीसी की यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेनली 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो ग्राफ बना हुआ है पीपीसी का इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कोई ए टाइप का गुड्स है, कोई बी टाइप का गुड्स है, 2 ही चीज़ों का प्रोडक्शन होता है हमारी जो एजम्पशंस है उसके अकॉर्डिंग। और अब ये जो 2 चीज़ों का प्रोडक्शन है, जैसे हम ये मान लेते हैं कि ए यूनिट का इतना प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज इस पे लगा देते हैं ए के में, तो बी का हो ही नहीं रहा, तो यानी इतना प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि बी का थोड़ा सा प्रोडक्शन करना है, यानी इतना करना है, तो इतना करना है तो आपको ए का थोड़ा डिक्रीज़ करना पड़ेगा, बी का, सी का, ऐसे आपने ये अलग अलग कॉम्बिनेशन चूज़ कर लिए, जो कि आपको दिखा रहा है कि इतना अगर आप प्रोडक्शन करते हो ए का तो बी का नहीं होता, ए का अगर आप इतना प्रोडक्शन करते हो इतना, तो बी का सिर्फ इतना प्रोडक्शन होगा। सी पे ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसी अलग अलग कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, ए कॉम्बिनेशन, बी, सी, डी और ये ई। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो ये ग्राफ बना, ये लेफ़्ट से राइट वर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे नहीं गया, ऐसे नहीं गया, या ना ही ऐसे गया। ठीक है, ये सीधा राइट वर्ड जा रहा है एक तो, और राइट वर्ड भी नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो ये ही इसकी जो प्रॉपर्टी है कि हमारा जो पीपीसी कर्व है या पीपीएफ जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। किस तरफ होता है? लेफ़्ट टू राइट होता है। लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता क्यों है? अब ये एक क्वेश्चन बनता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, क्या रीज़न होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि स्कार्सिटी एक प्रॉब्लम होती है, जो कि ये बताती है कि जो हमारी डिमांड है उसके कंपैरिजन में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और वो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी चीज़ की और सप्लाई कम होती है तो उसको स्कार्सिटी बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है, फिक्स्ड है, उससे ज़्यादा रिसोर्सेज है ही नहीं। अब ऐसे केसेस में अगर आप इस कॉम्बिनेशन पे हो, ए कॉम्बिनेशन पे, तो वहाँ आप इस चीज़ का तो इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतने यूनिट का, टैंक का, लेकिन वीट का बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा क्योंकि आप इसी यूनिट पे यहाँ जा ही नहीं रहे। अगर आपको चाहते हो वीट का भी प्रोडक्शन करें और टैंक्स का भी प्रोडक्शन होता रहे, तो आपको वीट की कितनी क्वांटिटी चाहिए? आपको इतनी क्वांटिटी चाहिए, अभी ज़रूरत आपको इतने की है, तो आपने सोचा हमें इतनी वीट के प्रोडक्शन करना है। तो भाई अब आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे रिसोर्सेज आपने टैंक पे लगा रखे हैं और उससे आप इतनी यूनिट बना रहे हैं, उतनी बनाते रहे और साथ में वीट भी बना ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ रिसोर्सेज को जो टैंक के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, चाहे वो मैन पावर है, चाहे वो लैंड है, ज़मीन है आपकी, या फिर रॉ मटेरियल्स हैं, या अदर टूल्स मशीनरी जो है, उनको यहाँ से हटाकर थोड़ा बहुत यहाँ इस वीट के प्रोडक्शन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और इसी तरीके से और वीट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो
और फिर हटाना पड़ेगा, और इस तरीके से टैंक का प्रोडक्शन कम होगा और वीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। या फिर आप वीट के इस प्रोडक्शन वाले कॉम्बिनेशन पर है जो यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख पा रहे टैंक का प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो है, और इसी तरीके से आप ये चाहते हैं कि वीट का प्रोडक्शन कम करके टैंक आप बढ़ाना चाहते हैं, तो टैंक का जितना जितना बढ़ाएंगे वीट का कम करना पड़ेगा। कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ कर लो, किसी भी तरफ से चल लो, इधर से जाओ चाहे इधर से, जो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। इसलिए बनता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से ये शो करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कि जब आप एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आपको दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से रिसोर्सेज मतलब आपको हटा कर शिफ्ट करने पड़ते हैं दूसरी चीज़ के प्रोडक्शन पर। तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है वो इसी जो रीज़न को शो करता है, इसी वजह से ये होता है। समझ में आया? तो ये एक हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ का मैंने आपको ये भी समझा दिया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता क्यों है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है एक कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, एक्सप्लेन करो, तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम अब कनकेव टू ओरिजिन की, यानी कि प्रॉपर्टीज़ 2 की। कनकेव टू द ओरिजिन, ये जो है पीपीसी की सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है। कनकेव में क्या होता है, जैसे आपने अभी मैंने आपको दिखाया था पीछे भी वीडियो में कि पीपीसी की जो कर्व होता है कुछ इस तरह का होता है पीपीसी कर्व। ठीक है, इसमें जैसे कि यहाँ पे हम दो किसी भी गुड्स को ले लेते हैं, टैंक और वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसकी जो है ये डिफरेंट उसके कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन, बी, सी और ये डी कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन पे ये हो रहा है कि प्रोडक्शन इतना हो रहा है ए का, इस टैंक का प्रोडक्शन, और वीट का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। इस वाले पॉइंट पे हम देखते हैं कि ये जो है वीट का प्रोडक्शन तो इतना हो रहा है और टैंक का प्रोडक्शन इतना हो रहा है, यानी कि डिक्रीज़ हो गया थोड़ा सा। हमें वीट का प्रोडक्शन करने के लिए टैंक का प्रोडक्शन डिक्रीज़ करना पड़ा। जैसा कि हमने बताया था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग में लेफ़्ट टू राइट इसलिए होता है क्योंकि एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। पर बात ये आ जाती है कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता है, पर ये ऐसी शेप में क्यों होता है, इसी शेप में क्यों होता है? क्या पीपीसी कर्व ऐसा भी पता है क्या, ऐसा या फिर ऐसा? ऐसा नहीं पाएगा कहीं भी, ना ऐसा दिखेगा ना ऐसा, हमेशा इसी टाइप में दिखाई देगा। और ये जो शेप होती है इसको कनकेव बोलते हैं। ये कॉन्वेक्स होता है, ये फिर आपका सीधा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, कनकेव क्यों होता है, ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। और कनकेव होता क्यों है ये एक क्वेश्चन बन जाता है अलग से। अब खाली आपसे प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी तो बता देंगे कनकेव टू द ओरिजिन, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ गया कि इसको एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों होता है, तो उसमें फिर आपको रीज़न देना पड़ेगा। और रीज़न में आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझनी पड़ेगी अगर आपको समझाना है कि कनकेव क्यों होता है। एक होता है एमओसी और एक होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअली में ऐसी कॉस्ट है जो कि किसी एक चीज़ को गेन करने के लिए, जैसे मेरे को वीट की 1 यूनिट को गेन करना है, तो इस 1 यूनिट को गेन करने के लिए मैंने टैंक के कितने प्रोडक्शन को डिक्रीज़ किया, यानी इसको कितना सेक्रीफाइस किया, टैंक को जितना सेक्रीफाइस किया वीट के एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए, वो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है टैंक की, उसको हम क्या बोल देंगे, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी वीट की एक तो वैसी कॉस्ट होती है भाई 10 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, और एक ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी के सेंस में इसको रीड किया जाता है कि उतनी क्वांटिटी, जैसे मैं कहूँ एक एप्पल इक्वल टू है 2 बनाना के, यानी कि मैं उतने पैसे से 1 एप्पल खरीद सकता हूँ या फिर 2 बनाना। तो मैंने 1 एप्पल खरीदा और मैंने 2 बनाना सेक्रीफाइस कर दिए, तो 1 एप्पल की कीमत आप बताना चाहो भाई 15 रुपये है, और मैं वैसे बताना चाहूँ कि भाई 1 एप्पल की कीमत जो है 2 बनाना के इक्वल है। तो ये 2 तरह के आपके समझाने के तरीके हो गए। ये होगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कनकेव करने का रीज़न बनती है। कनकेव क्यों? क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, जैसे जैसे हम किसी एक यूनिट का गेन करते हैं तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे अभी मैंने यहाँ से वीट का प्रोडक्शन 1 यूनिट बढ़ाया, अब मैं एक और यूनिट का प्रोडक्शन करता हूँ, जितना यहाँ था उतना ही और गेन करता हूँ, तो पहले मुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, इतना। अब मुझे इस यूनिट पे आने के लिए, यानी कि इतना गेन करने के लिए इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है।
ठीक है। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेट जो है बढ़ गई, और ये इसी रेट बढ़ने की वजह से हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इंक्रीजिंग रेट होने की वजह से ये जो हमारी शेप होती है वो कनकेव होती है। सेकेंड, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब मैंने ऊपर आपको एक बताया था अजम्पशन में कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो इक्वली इफ़िशिएंट नहीं होते हैं, उनकी क्वांटिटी, उनकी स्केल, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो अलग अलग एफिशिएंसी रखते हैं। तो जब अलग अलग एफिशिएंसी रखते हैं, जब आपसे कोई कहेगा वीट का प्रोडक्शन करना है और आप इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले वीट के प्रोडक्शन के लिए उन जो आपके रिसोर्सेज है या मैन पावर है उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे जो कि वीट के प्रोडक्शन करने के लिए बेहतर है बाकियों से, है ना। तो वो लोग कम आएंगे, मतलब कम क्वांटिटी में यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग आएंगे यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए, वो लोग आएंगे जो वीट का प्रोडक्शन जानते हैं, तो उससे टैंक का प्रोडक्शन, क्योंकि वो कम ही मतलब प्रोडक्टिविटी वहाँ पे दे रहे थे, तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन गिरेगा नहीं और यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा। पर नेक्स्ट टाइम जब आप उतनी ही क्वांटिटी और वीट का बढ़ाना चाहते हैं जितने पहली बार बढ़ाया था, नेक्स्ट टाइम आपको नंबर ऑफ़ पर्सन या नंबर ऑफ़ जो रिसोर्सेज है वो पहले से ज़्यादा ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, क्योंकि वो उतने इफ़िशिएंट नहीं है प्रोडक्शन करने के जो पहले आए थे उतने जितने थे। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है बढ़ता है, और बढ़ने की वजह से इसकी शेप जो है कनकेव होती है। तो आप एमओसी या एमआरटी दोनों तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज हमने प्रॉपर्टीज़, एजम्पशन और मीनिंग तीनों चीज़ पीपीसी पे पढ़ लिया है। इसके अलावा देखिए, इससे और भी क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है आपसे कि जो पीपीसी कर्व होता है, पीपीसी या पीपीएफ जो होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंसेस क्या है इसके। तो हम बोल सकते हैं कि इसके भाई एक तो ये है कि इसका जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं वो एक इकॉनमी के उस पॉइंट्स को शो करते हैं जो कि एक 100% एम्प्लॉयमेंट के बाद या टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूज़ करने के बाद एक इकॉनमी प्रोडक्शन कर सकते हैं, या उसकी पोटेंशियल कितनी है प्रोडक्शन करने की। तो वो आपको वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन देता है जो कि एक इकॉनमी के लिए एम भी हो सकता है ना, कि वो अचीव करना है उसको। तो उसके लिए एक एम का काम करता है, ये हम बता सकते हैं। सेकंड ये है कि अगर आपको दिखता है कि आपकी इकॉनमी इन लेवल पे या इन कॉम्बिनेशंस पे नहीं पहुंच पा रही है, उससे बिलो ही कहीं पे वो लाई कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है या जो आपका मैनेजमेंट है या कोई भी चीज़ जो आप रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसका एलोकेशन कैसे कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तभी आप अंडर जो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, मतलब आप उस लिमिट तक प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है। तो ये इकॉनमी को एक तरह से इंडिकेट करता है कि आप लोग इसमें थोड़े चेंजेस करिए अपने प्रोडक्शन स्टाइल में, ताकि अब प्रोडक्शन आप और अच्छा कर सकें। इसके अलावा अगर कोई इकॉनमी इस लिमिट से ऊपर चली जाती है, यानी कि जो इनकी ये जो बाउंड्री है, फ्रंटियर्स बना हुआ है, इससे बाहर इधर कहीं पॉइंट पे इधर उधर अगर वो लाई करती है, तो ये हमारी एक इकॉनमी के लिए, उस इकॉनमी के लिए उसकी पोटेंशियल को दिखाता है जो उसने ग्रोथ किया है, या फिर ये दिखाता है कि या तो उसके वहाँ पे रिसोर्सेज जो है, जो उसके लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसमें कोई ग्रोथ हुआ है, या कोई ऐसी चीज़ है, या बाहर से मतलब अब्रॉड से उसकी जो इकॉनमी के बाहर से उसको सपोर्ट मिला है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट हुआ है, या फिर उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हुई है। तो इन सब चीज़ों की तरफ इंडिकेट करता है। तो एक इकॉनमी को जो कोई भी डिसीजन लेना है, तो इस पीपीसी को देखकर, पीपीएफ को देखकर, या इसमें हमारा प्रोडक्शन का लेवल क्या है, कहाँ हम लाई करते हैं, उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पीपीसी होता है वो एक काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंसेस है उसकी, और बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट, जो आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपसे डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आजकल क्वेश्चंस थोड़े थ्योरी बेसिस से हटकर मतलब प्रैक्टिकल होने लग गए हैं। मतलब आपसे वो जो आपके रियल लाइफ में, या आप ये देख सकते हैं जो मार्केट की जो न्यूज़ होती है, उन्हीं को वो इंक्लूड करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। जैसे कि कुछ साल पहले मेक इन इंडिया में आया, तो मेक इन इंडिया का इफ़ेक्ट क्या होगा हमारे पीपीसी कर्व पे, या एक इकॉनमी में क्या इफ़ेक्ट होगा, या मतलब जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उस टॉपिक से उसको कोरिलेट कर लेते हैं, जो चीज़ मार्केट में, हमारी इकॉनमी में या वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी
इस तरह के इकोनॉमिक्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मूवमेंट जो होता है अलोंग द कर्व, मतलब एक तो मैंने आपको शिफ्टिंग ऊपर बताया, जब आपने देखा पीपीसी कर्व की हम बात कर रहे थे उसकी इंपॉर्टेंस की, तो मैंने आपको बताया था अगर वो कहीं लेफ्टवर्ड ही, मतलब इस कर्व की मैक्सिमम लिमिट तक जा ही नहीं रही इकॉनमी का प्रोडक्शन लेवल, वो कहीं इसके अंडर लाई कर रहा है या इससे अपवर्ड लाई कर रहा है, तो वहाँ पे जो हमारा पीपीसी कर्व है वो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है ओरिजिनल से, जो कि हमने अज्यूम किया है, जो हमने उसकी पोटेंशियल निकाली है। वहीं पे जब क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि शिफ्टिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट अलोंग द, ये जो कर्व है हमारा पीपीसी, इसके अलोंग जो है मूवमेंट हो रहा है, या तो अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है। अब जैसे कि ये है आपका पीपीसी, ठीक है, इसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा था, ये उन्होंने कॉम्बिनेशन ले रखा था ए कॉम्बिनेशन, अब इस ए कॉम्बिनेशन में ये जो भी चीज़ है, मान लीजिए टैंक और ये वीट, तो टैंक का तो इतना लेवल का प्रोडक्शन हो रहा था, वीट का हो ही नहीं रहा था। अगर वो उसने इस चीज़ को चूज़ किया तो यहाँ पे उसने मूवमेंट किया, शिफ्टिंग नहीं किया, ये होता है मूवमेंट। मूवमेंट हुआ राइटवर्ड, यानी कि वीट का प्रोडक्शन उसने गेन किया इतना, और इतना लेवल जो था, इतना लेवल वो उसने टैंक का डिक्रीज़ किया, ठीक है, सेक्रीफाइस किया। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे उसने चेंज किया, आपने देखा ए कॉम्बिनेशन से बी में, या बी से सी में, या सी से डी में, या डी से बी सी, किसी में भी जा सकता है ना। तो अगर मूवमेंट कर रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड कहीं भी, अब देखिए कोई ऑलरेडी डी पे है, तो डी से अगर वो बी पे जाएगा तो अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा, और अगर ए से सी की तरफ आएगा तो डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा। तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ मूवमेंट हो सकती है, डिपेंड करता है वो कौन से कॉम्बिनेशन पे था और कौन से कॉम्बिनेशन उसने चूज़ किया। तो ये दोनों ही तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब दोनों तरह के जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट अलोंग द कर्व हो जाएगा पीपीसी में। ये होता क्यों है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ये इसलिए होता है जब आप कॉम्बिनेशन मतलब को जो हमारा प्रोडक्शन के जो कॉम्बिनेशंस थे, नंबर ऑफ क्वांटिटी थी, दो गुड्स की डिफरेंट क्वांटिटीज़, उसको आप चेंज करते हैं, तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ की जो डिफरेंट गुड्स की जो क्वांटिटीज़ है, उसमें आप जब चेंज करते हैं तो ये जो मूवमेंट करता है पीपीसी कर्व पे ऊपर या नीचे की तरफ। ये सिंपली आप ये जवाब देंगे और आपको विद एग्जांपल के साथ आप बता सकते हैं। कोई एक टेबल है और फॉर्म में आप, जैसे मैंने आपको टेबल में दिखाया था पीछे, टेबल्स बना सकते हैं आप, दो आइटम्स लेकर उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड साथ में ये जो ड्रॉ कर सकते हैं, और इनकी हेल्प से आप एक एग्जाम्पल क्रिएट करके अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है और क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है विद एग्जांपल, तो फिर तो आपको एग्जांपल देना ही पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में पूछता नहीं है और 5 मार्क्स का आ जाता है, तो वहाँ पे अगर आप फैक्चुअली आंसर दे देंगे सिंपली और उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो फिर एग्जामिनर के लिए उतने मार्क्स देना जितना का क्वेश्चन था, वो फिर उसके लिए थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसको एग्जांपल से बताएंगे, एक क्वेश्चन का आंसर लेंदी भी हो जाएगा और आप उसको मतलब एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और आपके लिए इजी भी रहेगा, कुछ इधर उधर की चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे इसमें पूछे जा सकते हैं। अब आपका देखिए टॉपिक लगभग सारा क्लियर हो गया, इसमें कोई नया टॉपिक नहीं बचा। इन सब टॉपिक से बाहर क्वेश्चंस आ ही नहीं सकता। बस क्वेश्चंस जो अलग से पूछे जा सकते हैं, ये पूछ सकता है कि मेक इन इंडिया या क्लीन ऑफ इंडिया, या फिर जैसे कि आउटफ्लो या इनफ्लो होता है हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स का, ठीक है, इन सब का हमारे पीपीसी कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मूवमेंट किस तरफ होगा या शिफ्टिंग किस तरफ होगा, तो आप ये सब चीज़ें बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि अगर हमारी इकॉनमी के अंदर इनफ्लो होता है फॉरेक्स रिज़र्व का, यानी कि जो आपकी दूसरे देश की जो ये करेंसीज होती है, उसका इन्वेस्टमेंट अगर दूसरे देशों से हमारे यहाँ करे आ जाता है, तो हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ता है। ठीक है, या फिर हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो भी हमारे पास वो रिज़र्व बढ़ता है, क्योंकि वहाँ से हमें फॉरेन करेंसी में पैसा मिलता है, और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो पैसा कम जा रहा है, तो हमारे पास रिज़र्व बढ़ रहा है, और वो रिज़र्व्स जो है हमारी इकॉनमी के एक तरह से रिसोर्सेज बन जाते हैं। और वो रिसोर्सेज अगर हमारे इंक्रीज़ हो गए, ठीक है, तो इंक्रीज़ होने की वजह से फिर, क्योंकि ये वो पोटेंशियल है जो हमारे जो टोटल गिवन रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो गए तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीपीसी, ये पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके रिसोर्सेज बढ़ गए हैं और इंक्रीज़ होने की वजह से आपका जो है पोटेंशियल लेवल जो है, प्रोडक्शन लेवल जो है
वो भी लिमिट बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर आउटफ्लो होता है, कम हो जाता है फॉरेक्स रिजर्व, हमारे जो रिसोर्सेज कम होते हैं, तो यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा पीपीसी एंड वहाँ पे हमारी इकॉनमी को लॉस होगा। ठीक है, यानी हमारी पोटेंशियल कम हो जाएगी प्रोडक्शन की इकॉनमी में। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे, और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको समझ के आंसर कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।